सतत आर्थिक विकास सामाजिक आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी की सहन शक्ति के अनुसार विकास की बात की जाती है। यह अवधारणा 1960 के दशक में तब विकसित हुई जब लोग औद्योगिकीकरण के पर्यावरण पर हानिकारक प्रभावों से अवगत हुए। सतत विकास की अवधारणा की शुरुआत वर्ष 1962 में हुई जब वैज्ञानिक रॉकल कार्सन ने दी साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक पर्यावरण, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक पक्षों के मध्य परस्पर संबंधों के अध्ययन में मील का पत्थर साबित हुई। वर्ष 1968 में जीव विज्ञान शास्त्री पॉल इरलिच ने अपनी पुस्तक पॉपुलेशन बम प्रकाशित की, जिसने उन्होंने मानव जनसंख्या, संसाधन दोहन तथा पर्यावरण के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला। सतत विकास का अर्थ तथा परिभाषाएं। स्थायी विकास का अभिप्राय आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित करना है। इसका उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रखना है। सततशीलता शब्द को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। सततशीलता का अर्थ एक ऐसी स्थिति है जो हमेशा के लिए बनी रहे। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से हो जिससे पर्यावरणीय असंतुलन न हो तथा प्राकृतिक उत्पादन क्षमता में अधिक शोषण न हो। सतत विकास की अवधारणा आर्थिक विकास नीतियों को पर्यावरण के अनुरूप बनाने पर जोर देती है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के विरुद्ध चलने वाली विकास नीतियों में बदलाव लाना है। सतत विकास की अच्छी परिभाषा बेंटलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में दी। उसने सतत विकास को ऐसा कहा कि जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूर्ति से बिना समझौते किए वर्तमान में आवश्यकताएं पूरी करता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास हमारी आज की जरूरतों को पूरा करे, साथ ही आने वाले पीढ़ियों की जरूरतों को भी अनदेखी न करे। सतत विकास का उद्देश्य। सतत विकास के कुछ दूरगामी तथा व्यापक उद्देश्य हैं जो जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्रीय बंधनों से मुक्त हैं। ये उद्देश्य शोषणकारी मानसिकता की जंजीरों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति हेतु ऐसा अधिकार पक्ष है जिन्होंने राष्ट्रों की जैव संपदा को नष्ट होने से बचाया है। संक्षेप में ये उद्देश्य निम्न हैं: पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग से बचाना, ऐसी नई वैज्ञानिक तकनीकों की खोज हो जो प्रकृति के नियमों के अनुरूप कार्य करे, विविधता की रक्षा करना तथा विकास नीतियों में स्थायी समुदायों को शामिल करना, शासन की संस्थाओं का विकेंद्रीकरण करना, उन्हें अधिक लचीला, पारदर्शी तथा जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की योजना बनाना जो निर्धन देशों की आवश्यकताओं को समझकर बिना उनके पर्यावरण को नष्ट पहुंचाए उनके विकास में मदद करे, अधिकांश लोगों के जीवन स्तर को समानता व न्याय के अनुरूप बनाना, विश्व के सभी राष्ट्रों में शांतिपूर्ण व सह अस्तित्व को बढ़ाना, क्योंकि केवल शांति ही मानवता के लिए व्यापक हितों की रक्षा सुनिश्चित करता है। सतत विकास एक मूल्य आधारित अवधारणा है जो परस्पर सह अस्तित्व तथा सभी के लिए सम्मान जैसे आदर्शों की मांग करता है। यह एक निरंतर विकास प्रक्रिया है जो सांस्कृतिक, सामाजिक विकास, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय घटकों में सामंजस्य पर आधारित है। पोषकोषीय सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। पोषकीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन एवं पर्यावरण का प्रबंधन करना। UNWTO द्वारा पोषणकीय पर्यटन हेतु 12 लक्ष्यों को परिभाषित किया है जो निम्न है: आर्थिक व्यवहार्यता, स्थानीय समृद्धि, रोजगार की गुणवत्ता, सामाजिक समानता, आगंतुक पूर्ति, स्थानीय नियंत्रण, सामुदायिक भलाई, सांस्कृतिक समृद्धि, भौतिक अखंडता, जैविक विविधता, संसाधन दक्षता तथा पर्यावरणीय शुद्धता। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 19-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया है: अच्छा प्रदर्शन, अच्छा परफॉर्मर,
निम्न में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास सूचकांक 19-20 नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SGD इंडिया एंड डैशबोर्ड 2021 के अनुसार कौन सा राज्य SDG संबंधित प्रदर्शन में देश के शीर्ष में सम्मिलित हुआ? गुजरात। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की प्रसारित परिभाषा है? समपोषणीय विकास। समपोषणीय विकास की अवधारणा का प्रारंभ 1962 में वैज्ञानिक रचल कार्सन की पुस्तक से हुई थी। सतत विकास का आधार है पर्यावरणीय दृष्टिकोण। सतत आर्थिक विकास के से अभिप्राय है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? प्राकृतिक संसाधनों से किसी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी सोशल कैपिटल के भाग में रूप में समझा जाएगा? समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। सामाजिक पूंजी का अर्थ है समाज के लोगों के बीच परस्पर सहयोग, साझा मूल्य आदि, एक साझी समझ, अंतर्वैधीय समझ, साझी पहचान की भावना, परस्पर विश्वास। नीम राणा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है अवस्थित है राजस्थान में। नीम राणा राजस्थान राज्य के अलवर जिले में अवस्थित है। यहाँ पर किए गए लगभग सभी विकास कार्य टिकाऊ आर्थिक विकास के मॉडल पर आधारित है। अगोचर धन संचय होता है समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। समावेशी अधोसंरचनात्मक सुविधा का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिक उपलब्धता। निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? राष्ट्रीय आय की ऊंची नीची वृद्धि से मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। सभी से मानव पूंजी को अन्य पूंजी के समान ही माना गया है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग उत्पादकता में वृद्धि की ओर ले जाएगा, जिसका क्रमिक विस्तार निम्नवत कुशलता में विकास, संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। आज भी भारतीय कृषि भारत के सकल रोजगार का आधार, समग्र राष्ट्रीय आय में लगभग 1/6 भाग, 15 से 18%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगभग 18%, आयात में लगभग 6% तथा निर्यात में लगभग 12% का योगदान करती है। यह देश की अधिकांश जनसंख्या में आश्रय स्थलीय
भारतीय कृषि की विशेषताएं हैं। भारतीय कृषि अभी भी काफ़ी पिछली अवस्था में है। आज भी किसान अवैज्ञानिक विधि से कृषि कर रहे हैं। भारत में कृषि क्षेत्र की उत्पादन प्रति हेक्टेयर काफ़ी कम है। भारत में कृषि में बड़ी मात्रा में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, जो किसानों में गरीबी के प्रमुख कारणों में से एक है। आज भी भारतीय कृषि में अनिश्चितता व्याप्त है, जिस कारण मौसम अच्छा होने पर फसल अच्छी होती है, जबकि मौसम के प्रतिकूल होने पर फसल खराब भी हो जाती है। छोटी जोतें भी भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता है। सकल जोतों का 68.45% सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम है तथा 17.62% 1 से 2 हेक्टेयर की लघु जोतें हैं। इस तरह लगभग 86% 2 हेक्टेयर कम है। सीमांत जोत 1 से 0 से 1 हेक्टेयर, लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर, मध्यम जोत 2 से 10 हेक्टेयर, बृहद जोत 10 हेक्टेयर से अधिक। भारत में भूमि सुधार स्वतंत्रता के बाद भूमि बंदोबस्ती व्यवस्था को सुधारने तथा किसानों के हितों में संरक्षित करने एवं उन्हें कृषि हेतु प्रेरित करने के लिए अधिनियम बनाकर भूमि सुधार कार्यक्रम लाए गए। उद्देश्य ऐसे भू संबंध विकसित करना जहां खेती करने वाले ही वास्तविक मालिक हो, भू व्यवस्था में समस्त बाधाओं को दूर करना जिससे शोषण रुक सके, कार्य मध्यस्थों का उन्मूलन। इसके तहत जमींदारी या उस जैसी सभी व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया तथा भूमि के संबंध में किसानों को सीधे सरकार से संपर्क हुआ। काश्तकारी सुधार, इसके अंतर्गत लगान का नियमन किया गया, काश्त अधिकारों को संरक्षित किया गया तथा काश्तकारों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया। कृषि का पुनर्गठन, इसके अंतर्गत कृषि भूमि का पुनर्वितरण किया गया, अधिकतम भू आधारकता का निर्धारण कर अतिरिक्त भूमिहीनों में बांट दी गई। अतिरिक्त चकबंदी के माध्यम से छोटे छोटे चकों को मिलाकर बड़े चक बनाए गए, जिससे उन पर वैज्ञानिक कृषि की जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी कृषि को भी प्रोत्साहित किया गया। हरित क्रांति, भारत में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में तीव्र वृद्धि लाकर भारत में खाद्यान्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने हेतु अनेक कार्यक्रम एक समुच्चय था। अमेरिकन यूएसए के वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने जिन बीजों पर अनुसंधान कर अधिक उत्पादकता वाले बीजों HYV की खोज की, इन बीजों को उचित सुविधाएं व संरक्षण मिलने पर इनसे काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त किया जा सकता था। इसी कारण बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले MS स्वामीनाथन ने मैक्सिको की पद्धति को भारत में भी अपनाने पर बल दिया था। भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी। हरित क्रांति एक पैकेज कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत उच्च उत्पादकता वाले बीजों HYV को उर्वरकों एवं सिंचाइयों के माध्यम से पोषण दिया गया तथा कीटनाशकों के माध्यम से इसे संरक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त कृषि को आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने हेतु कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा दिया गया। प्रायोगिक तौर पर 1960 से 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के तहत इसे अपनाया गया। 1966 से इसे पूरे देश में लागू किया गया। द्वितीय हरित क्रांति में फसलों के दायरे तथा क्षेत्रों में वृद्धि के साथ साथ कृषि पद्धति को संपोषणीय बनाने हेतु कार्बनिक कृषि को अपनाने पर जोर दिया गया। इसमें पूर्वी उत्तर भारत सहित अनेक ऐसे क्षेत्रों पर फोकस किया गया जहां संभवतः तो है परंतु हरित क्रांति सफल नहीं हो पाई थी। इसमें दलहन जैसे सभी फसलों उत्पादन पर भी फोकस किया गया। कृषि वित्त की आवश्यकता अलग अलग समस्याओं के लिए